कि हमारा टॉपिक है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर अमीबा। अब ये जो अमीबा है इसके बारे में जितनी जानकारी किसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर आ सकती है उतनी जानकारी हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के साथ में। सबसे पहली चीज़ है, देखो अमीबा कौन से फाइलम में आता है। तो अमीबा जो है वो प्रोटोजोआ में आएगा। प्रोटोजोआ तो फाइलम हो जाता है अमीबा का। प्रोटोजोआ के अंदर बिल्कुल सिंपलेस्ट टाइप के एनिमल आएंगे। और डोबिल जो था उसने प्रोटोजोअन एनिमल को ए सेल्युलर एनिमल बोला था। तो ए सेल्युलर किसको कहेंगे हम? जिसके अंदर जो कंप्लीट सेल होती है वो अपने आप में एक बॉडी होती है। ठीक है, तो उस टाइप के एनिमल ए सेल्युलर एनिमल या ए सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। तो प्रोटोजोआ के अंदर अमीबा आता है फाइलम फर्स्ट, दिमाग में रखना है। सब फाइलम है सार्कोमेस्टिकोफोरा। अब सार्कोमेस्टिकोफोरा का मतलब क्या होता है? मतलब है कि उसके अंदर जो लोकोमोशन है वो किसकी हेल्प से होगा? स्यूडोपोडिया की हेल्प से। देखो कूटपाद लिखा हुआ है, कूटपाद का मतलब होता है स्यूडोपोडिया। तो ये दिमाग में रखना है कि स्यूडोपोडिया से क्या होती है, उसमें लोकोमोशन होती है। क्लास है राइजोपोडा। राइजोपोडा का मतलब कि भाई इसके अंदर जो है वो प्योर स्यूडोपोडिया बनेंगे। ऑर्डर इसके अंदर आ जाता है लोबोसा। लोबोसा का मतलब क्या होता है कि जो स्यूडोपोडिया होता है उसका एपिकल रीजन कैसा होता है? राउंड टाइप का। गोल सिरों वाले कूटपाद जो है वो लोबोपोडिया कहलाते हैं। तो लोबोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। स्यूडोपोडिया के अंदर अमीबा में क्या बनते हैं? लोबोपोडिया बनते हैं। ठीक है, जीनस अमीबा है और स्पीसीज प्रोटियस। तो हम यहाँ पर अमीबा प्रोटियस के बारे में पढ़ेंगे। हमारा मेन फोकस किस पे है इस पूरे के अंदर? अमीबा प्रोटियस पे। ठीक है, अब देखिए आगे। अमीबा प्रोटियस के बारे में जानकारी किसने की बताई थी? सबसे पहले तो आरवी रोजेनहॉफ नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने अमीबा की खोज की थी। तो अमीबा की डिस्कवरी तो किसने की थी? आरवी रोजेनहॉफ ने। ठीक है, ग्रीक जो है, ग्रीक के देवता हुए हैं जो अपना रूप बदलते थे, मतलब अपनी फॉर्म जो है वो चेंज करते थे। उसी के बेस पर अमीबा को लघु प्रोटियस कहा जाता है। सेंट विंसेंट नाम का एक साइंटिस्ट था, या आप इसको साइंटिस्ट ना बोल करके फादर कह सकते हैं। प्रिस्ट थे ये चर्च के। तो सेंट विंसेंट जो है उन्होंने अमीबा नाम दिया था, जो बाद में परिवर्तित होकर के अमोइबा बन गया। ठीक है, तो पहले अमीबा था और बाद में क्या बन गया? अमोइबा। फिर हर्षफील्ड थे, उन्होंने अमीबा के बारे में डिटेल से स्टडी की थी। तो आज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो हर्षफील्ड की बताई हुई है। अमीबा की मैक्सिमम जो स्पीसीज है वो फ्रेश वाटर में रहती है। तो कहाँ रहेगी? ये दिमाग में रखना है। देखो अमीबा की मैक्सिमम स्पीसीज कौन से वाटर में रहती है? फ्रेश वाटर में रहती है। ठीक है, फिर ये अमीबा जो है वो फीडिंग क्या करता है? तो ये एल्गी खाएगा, जो यूनिसेलुलर एल्गी होती है उसको खाता है, और बैक्टीरिया को खाता है। और ये कीटड़ वाले गंदे पानी में मिलता है। अमीबा का अगर आपको कल्चर करना है, देखिए अमीबा का अगर आपको कल्चर करना है तो कल्चर की जो मेथड होती है उसको बोलते हैं हे फ्यूजन, हे इन्फ्यूजन। ठीक है, भूसा इन्फ्यूजन हिंदी में बोलेंगे, या हे इन्फ्यूजन जो है वो अमीबा कल्चर की टेक्निक है। फिर अमीबा की दो स्पीसीज जो आपको समुद्र में मिलती है, मरीन वाटर में मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं पहले भी। तो मरीन वाटर के अंदर कौन सी स्पीसीज मिलती है? तो आप कहेंगे मरीन वाटर के अंदर हमको मिलती है अमीबा वेरुकोसा एंड अमीबा स्ट्रिएटा। तो एक तो कौन सी मिलेगी आपको? अमोइबा वेरुकोसा, और दूसरी मिलती है अमोइबा स्ट्रिएटा। ये याद रखने की चीजें हैं। ठीक है, तो अमीबा वेरुकोसा, अमीबा स्ट्रिएटा फ्रेश आपके मरीन वाटर में मिलने वाली स्पीसीज होती है। अमीबा रेडियोसा ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलेगा आपको, और भारत में यह जाति ही सामान्य मिलती है। तो इंडिया के अंदर कौन सी अमीबा मिलती है? क्वेश्चन आ जाता है। तो अमीबा रेडियोसा, अमीबा रेडियोसा जो है वो इंडियन स्पीसीज है। अमीबा प्रोटियस जो है वो टेम्परेट रीजन में मिलता है, मतलब समशीतोष्ण वातावरण के अंदर अमीबा प्रोटियस मिलेगा आपको। और मैक्सिमम जो स्टडी है वो अमीबा प्रोटियस की ही की जाती है, क्योंकि इसकी जो सेल होती है वो मतलब पर्याप्त रूप से बड़ी होती है और उसकी स्टडी आराम से कर सकते हैं। तो हम भी यहाँ पर जो हर्षे फील्ड था उसने बताया था अमीबा प्रोटियस के बारे में, तो उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैक्सिमम जो यहाँ पर स्पीसीज मिलेगी वो कौन सी मिलती है? अमीबा प्रोटियस। तो क्लासिफिकेशन के साथ में आपको कुछ स्पीसीज जो है उसके बारे में अच्छे से दिमाग में रखना है कि ये प्रोटियस, अमीबा प्रोटियस क्या होता है। एक तो अमीबा वेरुकोसा हो गया, ठीक है, एक हो गया अमीबा स्ट्रिएटा। दोनों तो ये आपके मरीन वाटर में मिलेगी। फिर अमीबा रेडियोसा और अमीबा प्रोटियस, इसको पढ़ना है। अमीबा रेडियोसा इंडिया में मिलती है, ये मिलती है आपको टेम्परेट रीजन में प्रोटियस। और एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है अमीबा पैलियोमिक्सा।
ये भी इम्पोर्टेंट है। अमीबा पेलियोमिक्सा जो है वो जायंट अमीबा कहलाता है, मतलब सबसे बड़ा अमीबा। ठीक है, और ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे। तो मल्टी न्यूक्लिएट और जायंट जो है आपकी साइज होती है इसकी, इसलिए इसको जायंट अमीबा भी बोलते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब देखिए शेप क्या होता है या साइज क्या होती है अमीबा की। तो अमीबा की साइज जो है वो आपको 0.2 मिलीमीटर से 0.6 मिलीमीटर तक मिलेगी। ये बिल्कुल रंगहीन होता है। ठीक है, कलरलेस होगा, ये ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। इसकी जो शेप है, आकृति जो होती है वो कैसी होती है, अनियमित, इरेगुलर होती है। और इसके अंदर क्या बनते हैं, इसके अंदर कंटिन्यूसली जो है वो आपके स्यूडोपोडिया बनते रहते हैं। और पेलिकल का अभाव होता है, ये ध्यान रखना, इसमें पेलिकल नहीं मिलता। लेकिन ये जो यहाँ पर अपने लिखा है अभी, अमीबा पेलियोमिक्सा, इसके अंदर आपको सॉरी आपके अमीबा वेरुकोसा और अमीबा स्ट्रिएटा, इन दोनों के अंदर इनमें आपको पेलिकल मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कौन सी चीज़ कहाँ पर है। मैक्सिमम अमीबा के अंदर हमको क्या नहीं मिलता, पेलिकल एब्सेंट होता है। लेकिन किस में पेलिकल मिलता है, तो अमीबा वेरुकोसा में और अमीबा स्ट्रिएटा के अंदर पेलिकल मिलता है। फिर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अमीबा वेरुकोसा और अमीबा स्ट्रिएटा में पेलिकल होने के कारण कूटपाद नहीं बनते और इसकी आकृति निश्चित होती है। मतलब गोल टाइप की राउंड शेप होता है अमीबा वेरुकोसा और अमीबा स्ट्रिएटा का, क्योंकि ये क्या मिलते हैं, वुनिक मोटर के अंदर मिलते हैं। ठीक है, अब अमीबा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, देखो उसके अंदर जीव द्रव्य कला होती है, मतलब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसमें साइटोप्लाज्म होता है, एक न्यूक्लियस होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम होता है या किस टाइप की होती है, तो हम देखते हैं कि अमीबा का जो सबसे आउटर मोस्ट रीजन है वो होती है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत ज़्यादा थिन होती है, सॉफ्ट होती है और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसके अंदर रीजनरेशन की क्षमता होती है, मतलब रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, पुनरुत्थान पाया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको देखें तो उसकी की पूरी मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर हमको छोटे छोटे सीलिया जैसी एक आउटग्रोथ दिखने को मिलेगी। उसको माइक्रोविलाई बोलते हैं। और ये माइक्रोविलाई किसकी बनी होती है, म्यूकोप्रोटीन की बनी हुई होती है, ये ध्यान में रखना है। और ये क्या हेल्प करेगी, ये माइक्रोविलाई या म्यूकोप्रोटीन जो है वो अमीबा को सरफेस से चिपकने में हेल्प करती है। तो किसी भी अमीबा को अगर धरातल से चिपकाना है तो उसके लिए माइक्रोविलाई की हेल्प चाहिए होती है। तो ये कुछ फीचर्स है अमीबा के, वो ध्यान में रखने हैं। फिर देखो, अगर सोचो मैंने यहाँ पर अमीबा बना देता हूँ, इस तरीके से अमीबा बनाया मैंने यहाँ, तो अमीबा के अंदर जो बाहर वाला पोर्शन होता है, इस बाहर वाले पोर्शन के अंदर जो जैसे साइटोप्लाज्म है, तो हम साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब एक जो मैंने यहाँ पर डॉट डॉट बनाया है, तो एक तो डॉट डॉट और इसके बीच वाला रीजन, ये वाला। ठीक है, इस वाले रीजन में बिल्कुल किसी भी टाइप के कुछ ग्रेन्यूल्स या सेल ऑर्गेनल हमको नहीं मिलेंगे। तो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म जो देखो यहाँ पर मैंने ब्लैक ब्लैक पोर्शन बनाया है, इस ब्लैक ब्लैक पोर्शन की बात करें तो पहले तो साइटोप्लाज्म को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, देखिए साइटोप्लाज्म है और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को बोला एक्टोप्लाज्म और एक को बोल दिया एंडोप्लाज्म। ठीक है, अब एक्टोप्लाज्म जो होता है, इस एक्टोप्लाज्म के अंदर फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। एक क्या होता है जो बिल्कुल पारदर्शी होता है, किसी टाइप की कोई कणिका उसमें दिखाई नहीं देगी, उसको बोलते हैं हम हाइलिन लेयर। तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है आपको, यही कौन सी लेयर है, हाइलिन लेयर। इसको बोलेंगे हम हाइलिन लेयर। ठीक है, एक्टोप्लाज्म के अंदर ही हाइलिन लेयर होती है जो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में होती है। ठीक है, और जो अंदर का पोर्शन होता है, इसके अंदर का पोर्शन होगा, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा जेल। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा जेल बोलेंगे। मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे प्लाज्मा जेल। तो एक तो हाइलिन लेयर होगी, एक होगी प्लाज्मा जेल। फिर प्लाज्मा जेल के अंदर वाला पोर्शन, ये वाला जो पूरा पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं हम एंडोप्लाज्म। ठीक है, और एंडोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर अगर आप देखेंगे कि अगर ये जो बिल्कुल जो प्लाज्मा जेल के पास वाला पोर्शन है, ये तो प्लाज्मा जेल ही होगा, इसको तो प्लाज्मा प्लाज्मा जेल ही बोलेंगे। और अंदर वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा सॉल। तो क्या है, देखो इसको वापस से मैं समझाता हूँ आपको कि सोचिए ये अमीबा है। ठीक है, ये उसका क्या है, पूरा साइटोप्लाज्म। ये हमने साइटोप्लाज्म बना दिया, कंप्लीट साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में देखो किनारे वाला जो पोर्शन होगा उसको तो बोलेंगे हम क्या, हाइलिन लेयर। फिर हाइलिन लेयर के बाद में जो लेयर आएगी उसको बोलेंगे हम
जेल। फिर जेल के बाद में जो लेयर आएगी उसको फिर से बोलेंगे जेल, और आउटर मोस्ट जो लेयर होगी उसको बोलेंगे हम सॉल। तो देखो अब ये जो जेल और सॉल है, इस वाले पोर्शन को तो हम बोलेंगे आपके एंडोप्लाज्म, ये अंदर की तरफ है। और ये हाइलिन लेयर और जेल है, ये वाला जो पोर्शन होगा इसको बोलेंगे हम एक्टोप्लाज्म। मतलब देखो हाइलिन लेयर कहाँ है, तो ये जो रेड कलर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है इसके जस्ट अंदर की तरफ, ये वाली जो है यहाँ पे देखो, इस वाली जो बाउंड्री है, इसको इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोल दिया हमने क्या, हाइलिन लेयर। फिर देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो बाउंड्री है, इस वाली बाउंड्री, इसको बोल दिया हमने क्या, प्लाज्मा जेल। ये एक्टोप्लाज्म का प्लाज्मा जेल है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो बाउंड्री है, इसको बोल दिया हमने एंडोप्लाज्म का जेल। और बिल्कुल बीच में जो पोर्शन है उसको बोल दिया हमने सॉल। तो इस तरीके से साइटोप्लाज्म जो है वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिवाइड होता है, और उसके जो है वो इस तरीके से डिवीजन होते हैं। तो ये चीज़ें हमको थोड़ी सी दिमाग में रखनी है, ठीक है। आगे देखते देखो। तो देखो इस पूरे वीडियो में हम अमीबा का जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वही पढ़ा रहे हैं, इसलिए थ्योरी वाला पोर्शन है ये। आपको बस इसको चीज़ को अच्छी तरीके से देख लेना है। आपके जो यूजीसी के अंदर जो सिलेबस दे रखा है, उस सिलेबस के अंदर ये सारी चीज़ें आएगी। फर्स्ट ईयर के अंदर जो इनवर्टिब्रेट्स में अमीबा का पोर्शन है, तो अमीबा के पोर्शन में ये तमाम चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो ये ज़्यादा कोई इतना नहीं है कि याद ना हो या समझने में कठिनाई हो। लैंग्वेज है, बस लैंग्वेज को हमको थोड़ा सा मेमोराइज करना है। तो अगर आप इस लैंग्वेज को समझ गए तो नॉर्मल ही है बिल्कुल। आप चाहे तो खुद केवल पढ़ करके इसको काम चला सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा क्या इस चीज़ को समझा रहा हूँ। तो हमने देख लिया कि एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म जो है वो किस तरीके से डिवाइड होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर आप देखो तो एंडोप्लाज्म जो है वो विभेदित दिखाई नहीं देता। मतलब एंडोप्लाज्म के अंदर जो है वो अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वहां पर आपको प्लाज्मा जेल और सॉल, ये आपको अलग अलग जो है वो दिखाई नहीं देते। इसलिए मैक्सिमम जो साइंटिस्ट है वो ऐसा मानते हैं कि एंडोप्लाज्म का प्लाज्मा जेल और सॉल जो है वो आपस में एक ही होता है, ठीक है। पूरा का पूरा एंडोप्लाज्म किसका बना हुआ होता है, सॉल का, ऐसा मानते हैं। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं। देखो अमीबा के अंदर कैसा होता है, एक न्यूक्लियस होता है, यूनि न्यूक्लियस होता है। कुछ अमीबा ऐसे होते हैं जिनके अंदर दो न्यूक्लियस भी मिल सकते हैं, तो आपको वो अमीबा का नाम याद रखना है। देखो एक तो हो जाएगा अमीबा डिप्लोइडिया। तो अमीबा डिप्लोइडिया जो होता है उसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, और एक है पेलियोमिक्सा जिसके बारे में हमने बात कर ली थी, उसके अंदर बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियस होते हैं। तो इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं। और इसी अमीबा पेलियोमिक्सा जो है उसके अंदर आपको बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे, मल्टीपल न्यूक्लियस मिलेंगे आपको। तो ये चीज़ जो है वो याद रखने की है। फिर देखो अगर आप जो जुवेनाइल अमीबा होता है, जो शिशु अमीबा होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस कैसा होता है, बाई कॉनकेव, इस तरीके का न्यूक्लियस मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरीके का न्यूक्लियस मिल सकता है। और जैसे जैसे अमीबा बड़ा होता है तो फिर आपको न्यूक्लियस इस तरीके से मिलेगा। तो पहले स्टार्टिंग के अंदर ये कैसा होता है, बाई कॉनकेव, और फिर कैसा हो जाता है, बाई कॉन्वेक्स। ये भी ध्यान में रखना है। केंद्रक की जो मेम्ब्रेन होती है उसके ठीक नीचे प्रोटीन के कुछ छोटे छोटे ना फिलामेंट्स मिलते हैं आपको, और ये सारे फिलामेंट्स आपस में मिलकर नेटवर्क बनाएंगे। इसको हम बोलेंगे हमीकॉम लेटिक, ठीक है। और ये हमीकॉम लेटिक क्या करता है, न्यूक्लियस की शेप को रेगुलेट करने का काम करता है, मतलब फिक्स करेगा। ये न्यूक्लियस की जो शेप है वो फिक्स हो सके, उसके लिए जो है वो आपके ये हनीकॉम्ब लेटिक मतलब टाइप के प्रोटीन के जो फिलामेंट्स होते हैं वो मिलते हैं। अमीबा का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, मैसिव टाइप का होता है, ठीक है। उसके अंदर आपको क्रोमेटिन जो मटेरियल है वो मिलेगा, और केंद्रक द्रव्य जो है यार आपका न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में मिलेगा। क्रोमेटिन पदार्थ कैसे होते हैं, छोटे छोटे आपको राउंड शेप की जो स्फेरिकल टाइप की जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसकी फॉर्म में दिखाई देंगे, उसको बोलते हैं हम क्रोमीडिया। तो यहाँ एक टर्म इंपॉर्टेंट है क्रोमीडिया, ठीक है। ये क्रोमीडिया क्या होता है, क्रोमीडिया जो है वो क्या होता है वास्तव में, छोटे छोटे लगभग मतलब ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर एक से दो तक जो है वो जीन मिलेगी आपको। और ऐसे ऐसे क्रोमीडिया लगभग 500 से 600 मिलेंगे आपको न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो 500 to 600 क्रोमीडिया आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ अमीबा। और इसमें क्या होती है, एक से दो जीन जो है वो आपको मिलती है। तो ये जानकारी आपको अमीबा के न्यूक्लियस के बारे में होनी चाहिए कि न्यूक्लियस जो है वो डिप्लोइडिया में कितने होते हैं, नॉर्मल जैसे आपने अभी हम जो इसकी बात कर रहे हैं,
है ना, अमीबा प्रोटियस की, तो उसमें तो एक ही होता है। पैलियोमिक्सा में कितने होते हैं? फिर जब शिशु अमीबा जन्म लेता है उस वक्त अमीबा का न्यूक्लियस की शेप कैसी होती है, जब मैच्योर हो जाता है उसके बाद में शेप कैसी होती है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन जो है वो किस फॉर्म में होता है, तो क्रोमिडिया की फॉर्म में होता है। क्रोमिडिया कितने मिलते हैं? तो लगभग 500 से 600 की फॉर्म में 600 के नंबर में मिलते हैं। फिर ये क्रोमिडिया जो है वो क्या आपस अंदर उसके अंदर क्या होता है क्रोमिडिया के, तो आप कहेंगे कि भाई 102 तक उसमें जीन जो है वो हमको मिलेंगे क्रोमिडिया में। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि केंद्रिका। देखिए केंद्र के अंदर लगभग आपको 3 केंद्रिका मिल सकती है, कम से कम 3 न्यूक्लियोलस जो है वो आपको मिलेंगे न्यूक्लियस में, तो ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं हम कुछ सेल ऑर्गेनल के बारे में जो इंपॉर्टेंट है सेल ऑर्गेनल्स। जैसे एक तो हो गया संकुचनशील रसदानी, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है? देखो, तो आपको पता है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो अमीबा के अंदर मैक्सिमम एक ही देखने को मिलता है। और ये क्या करता है, छोटी छोटी जितनी भी जो वैक्यूल्स होती है ना, वो जब आपस में मिल जाती है तो हमको ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंडोप्लाज्म में पाई जाती है, जिसकी स्थिति निश्चित वहाँ होती है, लेकिन अधिकांशतया अमीबा के पश्च सौर, पश्च सिरे और केंद्र के मध्य पाई जाती है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर अभी ये मैंने अमीबा बना दिया, ठीक है, तो अमीबा के अंदर क्या होता है कि ये जो है इसको तो बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ये जो पीछे वाला जो सिरा होता है बहुत ज़्यादा इरेगुलर होता है, इसको बोलते हैं यूरोइड। क्या बोलते हैं? यूरोइड। जहाँ स्यूडोपोडिया बनते हैं उसके जस्ट ऑपोजिट साइड के अंदर यूरोइड होता है। तो ये स्यूडोपोडिया है और ये यूरोइड है। तो ये क्या बोल रहा है कि आपको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिलेंगे कहाँ पर? तो ये सोचो मैंने न्यूक्लियस बनाया, तो न्यूक्लियस, ये को न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस और यूरोइड इसके बीच में कहीं पर मुझे जो है वो क्या मिलता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिलता है, सीवी मिलती है। तो ये ध्यान में रखना है पोजीशन कहाँ होती है। फिर देखो काम क्या करती है, ये करती है वाटर बैलेंस का काम, ठीक है। बॉडी के अंदर जो आपके अमीबा की जो बॉडी है, मतलब वो तो सेल ही है एक नॉर्मल सी, तो उसके अंदर वाटर बैलेंस का काम करने का काम कौन करेगा? तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करती है। अमीबा को चारों तरफ का जो आपके जलीय माध्यम होता है, अगर सोचिए वो हाइपोटोनिक है, ठीक है, तो हाइपोटोनिक की वजह से क्या होगा, जल बाहर से अंदर आता रहता है, और इस जल को अगर बाहर निकालना है तो वो काम आपके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करेगा। तो देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वहां पर वाटर का अमाउंट क्या होता है? ज़्यादा। देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वहाँ वाटर ज़्यादा है। अगर हम जहाँ पर वाटर ज़्यादा है और साल्ट कम है, ऐसे मीडियम के अंदर अगर अमीबा रखा है, ये सोचो ये अमीबा है, तो वाटर क्या करेगा? उस अमीबा के अंदर जाएगा, ठीक है, उसकी वजह से अमीबा फट सकता है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होगी तो वो उस वाटर को लेकर के फिर वापस बाहर से बाहर रिमूव कर देगी। तो ये काम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का होता है, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखे हुए किसी भी अमीबा के अंदर एक्सेस वाटर जो है उसको बाहर निकालना। अब देखो कार्य की दृष्टि से, फंक्शन की बात करें हम, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किसी भी हायर एनिमल के अंदर जो किडनी होती है ना, या नेफ्रॉन जो होती है, या आपके यूरिनोजेनिटल जो ट्रैक होती है, उसके जैसे काम करती है। अनेक जो लंबी लंबी आपकी रेडियल कैनाल्स होती है वो सारी की सारी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से रिलेटेड होती है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो फीडिंग कैनाल या रेडिएटिंग कैनाल भी कह सकते हैं हम उसको। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है फीडिंग कैनाल्स, रेडिएटिंग कैनाल्स। ये कोशिका द्रव्य से क्या करेगी? वाटर कलेक्ट करेगी और सीवी में भर देती है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम ये होता है कि वो बाहर से आने वाले वाटर को इकट्ठा करती है और फिर उसके बाद में वो बाहर की तरफ उसको एलिमिनेट कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे बॉडी के अंदर किडनी काम करती है वैसे। अब देखो इसमें दो फंक्शन होते हैं, एक होता है डायस्टोल, दूसरा होता है सिस्टोल। डायस्टोल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का फैल जाना, मतलब अगर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में पानी भर रहा है और अगर उसकी साइज बड़ी हो रही है तो उसको बोलेंगे डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पर्याप्त बड़ी हो जाने के बाद में प्लाज्मा लेमा के पास में आएगी और फिर वहाँ जाकर के वो ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है और पानी बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस होता है सिस्टोल। तो डायस्टोल का मतलब तो हो गया उसके अंदर पानी आ रहा है तो उसकी वजह साइज बढ़ रही है, और सिस्टोल का मतलब होता है वो पानी बाहर की तरफ निकाल रही है, ठीक है। अमीबा की जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो इस काम में खर्च हो जाती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के पास में सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या चीज़ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये ध्यान रखना क्यों होता है, क्योंकि देखो ये जो काम होता है ये कंटिन्यूस होता है, लगातार आपको पानी जो है वो बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो चीज़ करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पास में मिलेगी। अब देखो यहाँ 3 कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि सोचो आपने अमीबा को किसी एक डिस्टिल वाटर में रख दिया, तो सीवी क्या हो? तो सीवी जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर डिस्टिल वाटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डिस्टिल वाटर लिखता हूँ और उसके अंदर अमीबा देखता हूँ, तो अमीबा के अंदर सीवी क्या हो जाएगी? सीवी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी
उसका जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन इंक्रीज कब हो जाता है, जब आपने कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को किस में डाल दिया है, डिस्टिल वाटर के अंदर डाल दिया, मतलब उसमें सॉल्वेंट जो वाटर है उसका अमाउंट ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा अंदर आएगा। अगर आपने कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को कहाँ डाल दिया है, किसी फ्रेश वाटर में डाल दिया है जहाँ पर वो रहता है नॉर्मल फ्रेश वाटर, तो उस फ्रेश वाटर में डालने पर उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसमें अगर आपने सोची फ्रेश वाटर में रहता है तो उस वो नॉर्मल सी उसमें के जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक ही होता है वो काम करता है, लेकिन फ्रेश वाटर से आपने उसको डाल दिया किसी मरीन वाटर के अंदर। अब देखो मरीन वाटर के अंदर आप वाटर के अंदर देखोगे तो साल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, साल्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है तो इसका मतलब सॉल्वेंट की कंपेरिजन में सॉल्यूट ज़्यादा है, तो अमीबा के अंदर का जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, मरीन वाटर के अंदर, वो बाहर की तरफ निकलेगा, मतलब पानी जो है वो बाहर की तरफ अपने आप ही जाना चालू कर देगा, ठीक है, बिना एनर्जी वेस्ट किए। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम ही नहीं है कि अगर आपने उसको समुद्री जल में डाल दिया अमीबा को फ्रेश वाटर से निकाल करके, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम ही क्या हो जाएगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का ये काम होता है कि वो बॉडी के अंदर से पानी को बाहर निकालता है, ठीक है, फ्रेश वाटर में रहने के अंदर। और जब आपने उसको फ्रेश वाटर से निकाल दिया तो पानी अपने आप ही कहाँ चला जाएगा, वो बॉडी के बाहर जाना चालू कर देगा मरीन वाटर में डालने पर। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो ध्यान रखना यहाँ पर इस मरीन वाटर में डालने पर क्या हो जाएगा, जो सीवी है वो क्या हो जाएगी, लोस्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी। फिर अगर आपने मरीन वाटर से फिर से फ्रेश वाटर में डाला तो वापस से सीवी जो है या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो क्या हो जाएगी, रीअपीयर हो जाएगी, फिर से वापस आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखो 3 कंडीशन पे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि अमीबा को अगर आप आसुत जल में रखते हो तो सीवी की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, समझने की बात है नॉर्मल। फिर अगर आपने उसको अलवणीय जल मतलब फ्रेश वाटर से कहाँ डाल दिया, मरीन वाटर में, तो सीवी गायब हो जाती है। और अगर आपने मरीन वाटर से उसको फिर से कहाँ डाल दिया, डिस्टिल वाटर में, तो वापस नई सीवी बन जाती है। तो ये तीनों लाइन जो है वो आपको समझनी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। फूड वैक्यूल की बात करें देखो अमीबा के अंदर, तो एंडोप्लाज्म के अंदर आपको बहुत सारी फूड वैक्यूल मिल जाएगी, ठीक है ना। जब भोजन का अंतर्ग्रहण होता है तो उस वक्त वह फूड वैक्यूल का निर्माण होता है और भोजन का पूर्ण पाचन भी इसी में हो जाता है। कार्य की दृष्टि से उच्च जंतुओं की जो आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल, वही काम फूड वैक्यूल भी करता है। फिर देखो जल रिक्तिका, एंडोप्लाज्म में छोटी छोटी जल से भरी हुई क्या मिलती है, असंकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। अब देखो एक तो होती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, एक होती है नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। उसी नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या बोलते हैं हम, जल रिक्तिका, वाटर वैक्यूल बोलते हैं, लेकिन इसका काम क्या है वो अभी तक फिक्स नहीं है। अब देखो कुछ नाम है जैसे बाइग्रेड्स और ट्राइग्रेड्स, तो बाइग्रेड्स और ट्राइग्रेड्स जो है वो अमीबा के एंडोप्लाज्म में बहुत सारे बाई पिरामिडल और ट्राई पिरामिडल क्रिस्टल मिलते हैं। ये आपके एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है जो आपके कोबोनिल डाइयूरिया के बना हुआ होता है, और शायद इनको जनन के समय बाहर निकाला जाता है। शायद लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी तक साइंटिस्ट को इसके बारे में फिक्स नॉलेज नहीं है, इसलिए शायद लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। अमीबा का संचित भोजन किस फॉर्म में होता है, मतलब अगर अमीबा के अंदर आपसे पूछ ले कि बताइए अमीबा के अंदर इस फूड स्टोरेज जो है वो किस फॉर्म में मिलेगा, तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में मिलता है, और आपके तेल की जो बूंदे होती है, ऑयल ड्रॉपलेट्स जो होती है, उसकी फॉर्म में मिलता है। अमीबा के कोशिका द्रव्य में सभी कोशिका अंग पाए जाते हैं, लेकिन सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट होता है। तो देखो कौन सी चीज़ नहीं मिलती है अमीबा के अंदर, तो जो अमीबा के अंदर आपके एब्सेंट होता है वो कौन होता है, तो अमीबा में एब्सेंट होने वाला होता है सेंट्रियोल, एक तो सेंट्रियोल नहीं मिलेगा, और एक मिलती है आपको क्या, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो है वो भी आपको एब्सेंट मिलती है। अब सिस्टर्नी किसका पार्ट है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट होता है, लेकिन सिस्टर्नी अमीबा में नहीं मिलती, और ना ही आपको सेंट्रियोल मिलता है। तो ये एक नॉर्मल सा जो है वो अमीबा का इंट्रोडक्शन हो गया है। अब अमीबा के इंट्रोडक्शन के बाद में हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अमीबा के अंदर लोकोमोशन कैसा होता है, ठीक है, फिर अमीबा के अंदर लोकोमोशन के बाद में इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, लोकोमोशन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो 2 वीडियो के अंदर आपका अमीबा वाला पूरा जो है वो मामला क्लियर हो जाएगा। इतनी ही आती है चीज़ें, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर एमसीक्यू मिला देना, और एमसीक्यू मिलाने पर जो बाकी जो चीज़ें है, जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन किस टाइप से बन रहे हैं, तो उसका आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है। तो आप सभी का थैंक यू।